नमस्कार। अ, इधर देश में तो ख़ैर जो कुछ घटनाएँ हो रही हैं, लेकिन विदेश के स्तर पर काफ़ी कुछ चीज़ें होती चली जा रही हैं। अभी देश में और देश की सीमाओं को लेकर के जो एक ताज़ा घटनाक्रम हुआ है, वो बहुत मन को शांति देने वाला है और ख़ास तौर पे इस लिहाज़ से क्योंकि भारत-चीन सीमा पे जो विवाद रहते चले आए हैं, उसमें थोड़ा-सा तनाव कम हुआ है और पीपी-15 यानी पूर्वी लद्दाख से सेना को हटाने का सिलसिला चीन की तरफ से और फिर तय बात है जब चीन की तरफ से हटेगा, तो हमारी तरफ से भी सेनाएँ हटी हैं और एक बफर ज़ोन बन गया है। इस तनाव से जो थोड़ा कम हुआ है और ये तनाव के साथ-साथ ये जुड़ता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है एससीओ की शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन की, जिसको ये समझा जा सकता है कि जिसमें ज ज विश्व की 40% जनता के बारे में बातचीत होती है और जीडीपी का अगर संदर्भ देखा जाए तो 30% जीडीपी यहाँ से जुड़ती है। तो वो एक बैठक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है उज़्बेकिस्तान में और 15 और 16 तारीख को उसमें भारत की भी भागीदारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जाएँगे और जाने पर वो ये चीनी राष्ट्रपति और रशियन राष्ट्रपति तो प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे। तो ये इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनरल ए.के. श्रीवास साहब हैं और जनरल साहब खुद इस एरिये के कमांडर रह चुके हैं, 14 के कमांडर रह चुके हैं और वहाँ भी मतलब ज़मीनी स्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जनरल साहब बहुत-बहुत स्वागत है नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में बातचीत के लिए आपने समय दिया। इस वापसी को आप किस तरीके से देखते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल कितना प्रमुख इसे माना जाए जो भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है, उसको देखते हुए? हाँ, बिल्कुल देखो श्रीवास्तव साहब इसमें कोई शक नहीं ये काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। मगर हमें इसको तहत में देखना पड़ेगा जबकि अप्रैल 2020 के अंदर चीन जो है 3 डिवीज़न लेके आ गया था भारत के ईस्टर्न लद्दाख में और उसके जी, बाद तनाव बढ़ा था और भारत ने भी 1 महीने के अंदर मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर ली थी। और उसके जी, बाद आपको मालूम है गलवान हुआ 20 जून को और करीब-करीब हमारे जो 20 जवान शहीद हुए और 100 से ज़्यादा हमने चीनियों को भी मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद जी, बातचीत का दौर स्टार्ट हुआ और ये सोचा गया कि दोनों की दोनों फौजें जो हैं वो वापस जाएं और इसके दौरान भारत ने क्या किया 29-30 अगस्त 2020 को एक बहुत अच्छा ऑफेंसिव मैन्यूवर करके जो क्लास रेंज को पकड़ लिया था वो क्लास रेंज जो है वो एक ऐसा पहाड़ी का इलाका है जिसके अंदर रिजांगला हिल भी है, मगर हिल भी, गुरंग हिल और स्पांगुर गैप वो चशूर मौलदो जो बाउल है उसको डोमिनेट करता था और उससे हुआ क्या कि जो स्पांगुर गैप जहां से 1962 में चीन आया था वो भी हमारे ऑलमोस्ट कब्जे में था। इसका मतलब चीन वहां से अंदर नहीं आ सकता था, भारत जा सकता था। इस तहत में चीन भी घबराया और चीन को भी लगा कि भारत की काबिलियत और क्षमता और फिर बातचीत के लिए वो भी एग्री हुआ और ये सोच विचार किया गया कि जो डिसएंगेजमेंट होगी वो 3 फेजेज में होगी। जो फेज 1 होगा वो नॉर्थ और साउथ पेंगेंगसो में, फेज 2 होगा गोगरा हॉट स्प्रिंग और फेज 3 होगा डेमसॉक और डेमचोक। तो जो अपना फरवरी 20 2021 था उसके अंदर हमने और उन्होंने जो पेंगेंगसो से पीछे आए और उसके बाद हमने क्लास रेंज को विकेट किया वो गए फिंगर 4 से फिंगर 8 और फिर अगस्त 20 2021 के अंदर उन्होंने जो गोगरा में पीपी-17A को खाली किया। उसके बाद जी, अब जो 1 साल के ज्यादा बाद अभी पीपी-15 को विकेट किया है दोनों फौजों ने, डिसएंगेजमेंट हुई है। इसका मतलब दोनों की तरफ से जो फौज थी वो पीछे गई है, बफर जोन बना है और उसके बाद नो पेट्रोलिंग जोन बना है। इसका मतलब आज की तारीख में जो 2 फेजेज कंप्लीट हुए हैं, एक तो वही पहला फौज नॉर्थ और साउथ ऑफ पेंगेंगसो, दूसरा गोगरा हॉट स्प्रिंग। मगर जो डेप्सांग का इलाका है और डेमचोक का वो इलाका वो अभी भी है और डेप्सांग का जो इलाका है वहां से मुझे लगता नहीं कि चीनी इतनी जल्दी वापस जाएंगे। उसकी एक बड़ी वजह यह है श्रीवास्तव साहब वहां पर
दैप्सांग के अंदर चीनी जो है 1959 की क्लेम लाइन पे आए हुए हैं। वहां जब से भारत ने दरबुक शोक दौलत बैग रोड बनाई है, उससे उस इलाके का महत्व बहुत बढ़ गया है और इसलिए चीन आगे आया। चीन जो आने का कारण है कि वो चाहता है कि उसका जो एक्साइचिन है उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिले और जो वेस्टर्न हाईवे है जो सिंगजांग से लासा जाता है उसको भी बचाव मिले। तो और इसके कारण उसने वहां जो आया है उससे उसको एक और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है कि वो डायरेक्ट जा सकता है जो डीबीओ को बाईपास करते हुए आपका नुब्रा वैली और साइचन ग्लेशियर। और यही नहीं, इस इलाके में चीन का और पाकिस्तान का गठबंधन हो सकता है, कोलूजन हो सकता है। चीन जो है ईस्ट से एक्साइचन से और पाकिस्तान वेस्ट से गिलगित बाल्टिस्तान से नुब्रा वैली और साइचन को सैंडविच कर सकता है और इसको कट ऑफ कर सकता है रेस्ट ऑफ लद्दाख से। इसका मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट है चीन के लिए दैप्सांग का इलाका जहां वो आया है, दैप्सांग बल। मुझे लगता नहीं कि चीन इतनी जल्दी मानेगा वहां से जाने के लिए। और यह इलाका भारत के लिए भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डीबीओ सेक्टर है, क्योंकि इस सेक्टर से भारत जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसको भी इंटीग्रेट कर सकता है, काराकोरम हाईवे को भी इंटीग्रेट कर सकता है और आपका जो वेस्टर्न हाईवे को भी इंटीग्रेट कर सकता है। मेरा मतलब ये कहने का है कि दो जो इलाकों में तो डिसएंगेजमेंट होगी, नॉर्थ और साउथ पेंगेंगसो और गोगरा हॉट स्प्रिंग में, मगर दैप्सांग में अभी जो है डिसएंगेजमेंट नहीं हुई है और मुझे लगता है कि इतनी जल्दी चीन वहां से नहीं मानेगा। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डिसएंगेजमेंट हुई है अभी तक और डिंडक्शन नहीं हुई है। इसका मतलब जो हमारी फौज आई बॉल टू आई बॉल थी, बहुत नजदीक थी, वो थोड़ी सी पीछे चली गई है, 3-4 किलोमीटर हमारी भी पीछे और चीन की। मगर जो 60,000 ट्रुप्स हैं भारत की तरफ भी और चीन की तरफ भी, जिनके पास हैवी हथियार हैं, टैंक हैं, आरटी गन्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो वहां का वहीं है। अभी तक चीन ने उसको डी-इंडेक्स नहीं किया और भारत ने भी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि डिसएंगेजमेंट की प्रतिक्रिया खत्म हुई है, वो भी दो सेक्टर में ही, एक में दैप्सांग में अभी भी है, और जो डी इंडक्शन की प्रतिक्रिया अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। मगर जो भी कुछ PP-15 में हुआ, जितनी डिसएंगेजमेंट हुई, मैं उसको भी बोलूंगा एक पॉजिटिव स्टेप है दोनों की तरफ से। श्रीवास्तव साहब जी, पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन एक तरफ एक हिस्से से नहीं हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि भारत इस मामले को दबाव के तौर पर बनाएगा? और क्योंकि अब ये लगभग तय हो चुका है कि एससीओ की मीटिंग में जो तजाकिस्तान में होने जा रही है, वहां प्रधानमंत्री की बैठक शी से होगी, और वहां क्या आपको लगता है किस तरीके से बातचीत की जानी है? क्या ये मामला उठेगा या नहीं उठेगा? ये मामला सिर्फ अब मिलिट्री के स्तर पर ही होगी बातचीत, या कुछ और भी कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी रहेगी? देखो, एक समझना पड़ेगा श्रीवास्तव साहब, आज की तारीख में चीन बहुत प्रेशर में है और चीन जो शी जिनपिंग है वो आइसोलेट हो रखे हैं। इकोनॉमिकली कंडीशन चीन की अच्छी नहीं है और ताइवान के ऊपर जो ताइवान और चाइना की जो तनाव है, जिसमें अमेरिका भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसमें भी बहुत प्रेशर में है वो। और ऐसे में वो कहीं ना कहीं चाहता है कि भारत से बातचीत हो, और वो आज की तारीख में चीन को भारत की ज्यादा जरूरत है बनिस्बत भारत को चीन की। तो ये एक ऑप्टिक्स था, जो ये PP-15 में डिसएंगेजमेंट करना, ये एक साल पहले भी हो सकता था। ये अभी इसलिए किया है, कहीं ना कहीं वो ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहता है चीन कि कहीं ना कहीं बातचीत हो जाए एससीओ की समिट के अंदर, उससे उसको बहुत फायदा है। मगर भारत को इसके लिए बहुत चौकन्ना रहना है, क्योंकि भारत इसलिए चौकन्ना रहना है क्योंकि जो चीन कहता है और करता है उसके अंदर बड़ा फर्क है। और चीन ने जो ये लास्ट 2 साल के अंदर, जहां डिसएंगेजमेंट की प्रतिक्रिया तो शुरू थी, मगर आप देखें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है उसने अपना, लद्दाख से अरुणाचल। उसने जो है अपने बहुत ज्यादा एयरफील्ड बनाए हैं, उनको बढ़ाया है, उनका रोड बनाई है, रेलवे लाइन बनाए हैं, लॉजिस्टिक बिल्डअप किया है। 2 उसने ब्रिज बना दिए पेंगेंगसो में, जिससे वो हैवी आर्मर भी ला सकता है नॉर्थ से साउथ पेंगेंगसो में। यही नहीं, इसने 2500 गांव बनाए हैं कि जो गांव नहीं है डिफेंडेड लोकेलिटी लड़ाई में।
तो मेरा मतलब ये है कि चीन जो है उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। चीन अपने आप को तैयार कर रहा है लड़ाई के लिए, और स्पेशली लद्दाख के अंदर उसने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। अब जो ये PP-15 वोकेट किया है इस समय, वो एक ऑप्टिक्स है, वो एक इनडायरेक्टली वो चाहते हैं चीन की कहीं भारत से SCO समिट में बात हो। अगर बातचीत होती है तो चीन ये दिखाना चाहेगा कि भाई जो चीन है एक पीसफुल देश है, वो भारत के साथ अपने जो रिलेशन इंप्रूव करना चाहता है, जो भी मतभेद हैं उनके लिए वो ओपन माइंड से एक प्रकार आगे बढ़ना चाहता है। मुझे लगता है ये ज्यादा ऑप्टिक्स हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री उससे मानेंगे नहीं मानेंगे ये तो समय ही बताएगा, मगर ये जो सोच विचार चीन की तरफ से ऐसा है, और हमें बड़े ध्यान से चलना है, क्योंकि अभी भी मेरे 2 पॉइंट है लद्दाख के ऊपर। एक तो कि देप्सांग से अभी भी चीनी वापस नहीं गए हैं, और ये अभी डिसंगेजमेंट की प्रतिक्रिया है, डी इंडेक्शन नहीं हुआ है। इस इलाके के अंदर 60,000 ट्रुप चीन के अभी भी हैं, और है उनके साथ उनका जो बस्त्रबंद गाड़ियां, टैंक और हैवी इक्विपमेंट भी है। श्रीवास्तव साहब, देखिए साहब, जैसा कि अभी हमने देखा यूक्रेन और रूस की युद्ध के दौरान जो हमारे ऊपर प्रेशर था, हम उस प्रेशर से कैसे निकले। तो राजनीति और कूटनीति को समझने वाले और देश की राजनीति को समझने वाले ये सब समझ रहे होंगे, चीन की चालबाजियों को जान गए हैं हम सब लोग। उसकी जो कथनी और करनी को हम जानते हैं। तो तय है कि इसके पीछे हमारी एक सोच, एक दृढ़ सोच, जैसे कि हमने तमाम दबावों के बाद भी रूस से तेल लिया, अपने हिसाब से काम किया, अपने एक गुटनिरपेक्ष तरीके से इंडिपेंडेंट नीति के तहत काम किया। चीन से भी हमें वो सतर्कता बरतनी होगी, और ये भी बात सही है, ये भी सब जानते हैं कि चीन बहुत सही मामलों में, बहुत सारे मामलों में हमसे मजबूत भी है। हम स्ट्रेटेजिकली उसको कितना दबा सकते हैं, ये शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रीवास्तव साहब, हाँ देखो, बिल्कुल आपने 2-3 पॉइंट बड़े अच्छे बताए कि जैसे अभी रूस यूक्रेन की लड़ाई है, जिस प्रकार से भारत ने एक डिप्लोमेटिकली न्यूट्रल स्टांस लिया है, एक स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी का मुजाहरा किया है, मुझे लगता है काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं। भारत ने अपना काम वो किया है जो कि नेशनल इंटरेस्ट में है। जिस प्रकार भारत अभी ऑयल ले रहा है रूस से एक डिस्काउंटेड रेट में, और भारत ने यूक्रेन की भी मदद की है जब आता है दवाइयों का या बाकी चीजों का, और भारत चाहता है शांतिपूर्वक इसका सलूशन निकले, लड़ाई से कोई हल नहीं। ये इस बात में कोई दो राय नहीं। और दूसरा, भारत ने जो चीन के साथ भी जिस प्रकार से एक ताकत का मुजाहरा किया है, मैं कुछ एक बातें बताऊंगा कि जो चीन तो गया था 3 डिवीजन लेके, मगर भारत ने 1 महीने के अंदर ही मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर दी, चीन से ज्यादा ट्रुप्स डिप्लॉय किए। आज भारत की पोजीशन लद्दाख में चीन से बेटर है। हमने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, हमने भी जो अपने हथियार M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर, K9 वॉजर, T90 टैंक, T72 टैंक, भारत की जो एयर पावर है उसके अंदर एक ताकत है, क्योंकि भारत के जो एयरफील्ड है वो लोअर हाइट में है। हमारे जहाज जो हैं ज्यादा पेलोड कैरी कर सकते हैं। राफेल के आने के बाद भारत की वायु शक्ति बढ़ गई है। इसी प्रकार भारत ने अभी INS विक्रांत को कमीशन कर लिया जो एयरक्राफ्ट कैरियर, अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए भारत के पास। भारत की नेवी की इतनी क्षमता और काबिलियत है कि हम मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं। ये चीन भली बात ही जानता है, उसके पास 40-50 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं है, और लड़ाई होती है तो उसको बहुत मुश्किल पड़ेगी। तो लगता ऐसे है कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, भारत ने उसको काउंटर बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ चीन को, और चीन को इसका पता है। और अब जो बातचीत आप कर रहे हो कि क्या भारत जो कहने और करने में फर्क है चीन का, कहीं जो बातचीत करेगा तो क्या मानने होता, भारत जब ही मानेगा जब भारत को भरोसा होगा कि चीन वही करेगा जो कह रहा है, इसके अलावा भारत नहीं मानेगा। और भारत का जो अपर हैंड है, ये कतई नहीं है कि लद्दाख से अरुणाचल तक हम अब कमजोर हैं। आज वो समय चला गया जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था। आज हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और ये 1962 का भारत नहीं है, ये बदला हुआ भारत है। भारत वो कार्रवाई करेगा जो नेशनल इंटरेस्ट में है। भारत किसी के प्रेशर में नहीं आने वाला, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, चाहे अमेरिका हो। तो ये इस बात से मैं सहमत हूं श्रीवास्तव साहब, सोच समझ के ही SCO समिट के अंदर जो मोदी साहब जो है शी जिनपिंग के साथ बातचीत करेंगे तो
पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करेंगे, ना कि पोजीशन ऑफ वीकनेस से करेंगे। मगर जो चीन है एक ऐसा देश है जिस पे हमें बहुत फूंक फूंक के भरोसा करना है, क्योंकि जिस तरीके से ये 2013, 1993, 1995 का प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट को नकारा करते हुए ये आया था अप्रैल 2020 में, तो ऐसे देश के साथ भरोसा करना तो कतई ठीक नहीं होगा। श्रीवास्तव साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चीन पे भरोसा करना सही नहीं होगा, लेकिन कुछ अच्छी खबरें हैं जो आपने बताई हैं। भारत का अपर हैंड है और उम्मीद हम ये करते हैं कि एससीओ मीट में भी बराबरी पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, चाहे वो शी जिनपिंग से हो, चाहे पुतिन से हो, बात तो बराबर के लेवल पे होगी ही होगी। लेकिन हम क्या हासिल कर पाते हैं, ये तो मुझे लगता है 15-16 तारीख के बाद जब बैठकों का दौर खत्म हो जाएगा तब पता लगेगा। बहुत-बहुत आभार, आपने बहुत सारी काम की बातें बताई श्रीवास्तव साहब, और आपने जिस तरीके से देश को भरोसा दिलाया है, उसकी हम काबिल तारीफ आपकी हम करते हैं। बहुत-बहुत आभार आपका कि नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।